शुरू करते हैं अल्लामा इकबाल साहब के शेर से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अली इस गेट से घुसने से पहले ही सीओ सिटी का फोन आ गया, जाइएगा मत, बंद कर दिए जाओगे। हमने कहा योगी जी का फोन आ गया क्या, डॉक्टर कफिल आ रहा है। आप लोग बैठ जाएंगे तो शायद सब लोगों को आराम से देख सकते होंगे और अच्छा होगा। आप लोग बैठ जाए, बातें आराम से की जाएंगी, समझा जाएगा कि कैब है क्या, एनआरसी है क्या, हमें कितना डरने की जरूरत है और क्या। बैठ जाइए प्लीज, हाँ आराम से बैठ जाइए। तो बचपन में सिखाया जाता था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और हमारा मोटा भाई सिखाता है हमें हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि कत्ल करने वाले क्या जाने, अरे जिनके खुद कपड़े इतने खून के छींटों से दाग लगे हैं, वो कातिल उन दाग को छिपा कैसे पाएंगे। वो क्या जाने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। जिस दिन से वो आरएसएस 1925 से पैदा हुई है, उस दिन से उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे वो बिलीव ही नहीं करती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उनको बिलीव ही नहीं है। तो हम जो बार बार ये कहते हैं कि अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर जी, ये जो आप लॉ लाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इंडिया के प्लूरलिज्म, कम्युनल हार्मनी, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी को नहीं मानता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम उससे बात कर रहे हैं जिन लोगों ने बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी माना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। उनका हमेशा से, जिस साल से वो पैदा हुए हैं, आज 90 साल हो गए, उनका हमेशा से इस देश को बांटने का इरादा है। बहरहाल, पहले तो आप सब बहुत यंग हो और मुझे लगता है कि आपको ही ये बैटन उठानी पड़ेगी, ये जंग लड़नी पड़ेगी इंशाल्लाह। अलीगढ़ से बहुत प्यार रहा है और शायद मैं जब जेल में था तो यहाँ से भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च मेरे लिए निकला था। जेल से छूटने के बाद भी 2-3 बार आ चुका हूँ और आप सबका जितना प्यार मिला है उसको मैं दे तो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही कल रात फोन आया था मैंने इरादा कर लिया था कि जाऊंगा जरूर, चाहे योगी जी कितनी भी कोशिश कर रहे रोकने। तो बात करते हैं सबसे पहले सीएबी है क्या। कितने लोगों को पता है सीएबी क्या है? सबको पता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया क्यों गया? 2015 में भी कोशिश हुई थी, 2015 में 16 में कोशिश हुई थी। इस वक्त लाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने जो असम में एनआरसी लगाया और उसकी वजह से 19 लाख लोग जो छूटे, उसमें से 90% वो लोग थे जिनको ये चाहते थे कि उसमें एनआरसी में आ जाए। तो ये बैकफायर कर गया उनके लिए। अब इनके समझ नहीं आया कि सबसे पहले क्या किया जाए, वरना शायद ये अभी कश्मीर के मुद्दे के बाद कुछ दिन शांत बैठते। तो इन्होंने सीएबी लाया है। सीएबी के हिसाब से मुस्लिम को छोड़ के, हालांकि एथीस्ट को भी छोड़ के, हालांकि बहुत सी और हैं, रोहिंग्या हैं और तो बहुत से लोगों के नाम गिना दूंगा, उन सबको छोड़ के सिर्फ 5-6 धर्म के नाम पे
लोगों को ये कहा गया कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है, उनको हम सिटीजनशिप देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छी बात है। ये तो सिटीजनशिप, जैसे कल अमित शाह जी ने कहा कि ये तो देने की बात है, हम आपसे मुसलमानों से सिटीजनशिप ले नहीं रहे, तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? इससे आपसे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। NRC plus CAB is a lethal gun. And one thing is that कि अभी तो एक छोटी सी दीवार खड़ा की है, उसी पे इमारत खड़ा करेंगे। जो नफरत इन्होंने पिछले 90 सालों से हम लोगों के बीचों में, जो हमारे नौजवान हैं उनके दिमाग में जो धर्म के नाम पे जो जहर घोलने का काम किया है कई सालों से, उसका ही ये नतीजा है। योगेंद्र जी से बात हो रही थी कार में, तो उन्होंने कहा कि देखो सीधा सा सिंपल सा ये है कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, मतलब हमारे लिए जो कॉमन गांव में बेचारे कॉमन पर्सन होते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है थानेदार तक लिमिट होता है। जो थानेदार कह देगा वही कॉन्स्टिट्यूशन है। उस थानेदार को पहले ही से 2014 से ही पता चल गया है कि इनको कैसे ट्रीट करना है। ये 2 दर्जे के नागरिक हैं, इनको हमेशा एहसास दिलाते रहना है कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है। जब जब तुम उनके पास जाओ तब तक उनको अपनी लात दिखाएंगे ये। इसलिए विरोध करना, इसलिए अपोज करना उसी चीज की। अब वहां से जो सदन कहा जाता है माननीय, अब वहां से मोहर लगा दी गई है। जब NRC लाया जाएगा तब हमें दिक्कत होगी। अब NRC क्या है? NRC जो है ये असम के लिए बनाया गया था और असम के लिए इंडियन रजिस्टर बनाया गया था, जिसको अमेंडमेंट करके अभी इन्होंने 2019 तक में, आप वेबसाइट इनकी जाइएगा होम मिनिस्ट्री के अफेयर्स में, उन्होंने लिस्ट पूरी कर चुके हैं, वो तैयारी पूरी कर चुके हैं। और ये भी बता दूं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। 1950 से लेके 1987 तक अगर आपका जन्म अब यहाँ इंडिया में पैदा हुआ है तो आप नागरिक हो, नहीं तो नहीं। अच्छा, दूसरा क्लॉज क्या है? 87 से 2004 तक अगर आपके माँ बाप में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ है तो आप नागरिक हो। 2004 से अब तक अगर माँ बाप दोनों ही अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तभी आप इंडिया के नागरिक हैं। कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पे आप मुस्लिम हो गए तो आपको आजादी है। तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इनकी मंशा क्या है। हमें पता क्या है कि जो सफेद कुर्ते पहनते हैं वो कितने काले हैं। हमें पता है कि उनकी जहनियत, उनके दिमाग में क्या छिपा हुआ है, सिर्फ नफरत। वो क्या करेंगे कि हमें जानबूझ के दौड़ाएंगे। ये तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं है, ये तुम्हारे अब्बू जान के सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हारे अम्मी जान के सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हारे लाइन रिकॉर्ड नहीं है, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, और करके लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को परेशान करेंगे। पर एक बात मैं आप लोगों को अश्योर कर देना चाहता हूं, ये जो एक हवा बनाया जा रहा है कि सबको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। समझ गए? 6 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में अगर असम में ही डालने में कई हजार करोड़ का बजट चाहिए होगा। 1500 करोड़ रुपए इन्होंने NRC पे खर्च किया आसाम में, 1600 मान लो। पूरे इंडिया में खर्च करने के लिए करीब 30,000 करोड़ चाहिए। हम कहते हैं कि शिक्षा फ्री कर दो, कहेंगे नहीं नहीं पैसे ही नहीं, JNU की फीस बढ़ा दो। जिस साल BRD में 70 बच्चे मरे थे, उस साल इंडिया में 8 लाख बच्चे मरे थे। मैं एक हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन चला रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन दैट, और मैं
13 चीफ मिनिस्टर से मिल चुका हूं, अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी मिल चुका हूं, उनको अपना प्रपोजल दे चुका हूं और उनको ये डेटा हम लोगों ने जो कलेक्ट किए हैं, we have a team of 25 health activists, non-political, some Supreme Court lawyers, some CEOs, some IITians, and we have got the data from UN, UNICEF, World Bank, WHO. Those data were very staggering. 50% of our population are malnourished. इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है एड्स और HIV का। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है डायबिटीज का। 72% ऑफ पॉपुलेशन को हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं है, मतलब उनको हार्ट अटैक आ जाए तो 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उनको कुछ कोई सही में डॉक्टर खोजने का। जो कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, हम लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि बेचारे वही तो जान देते हैं, वरना है ही नहीं कोई। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर विच इज द बैकबोन ऑफ एनी हेल्थ सेंटर इन द वर्ल्ड is not there, it's in shambles. तो उसकी बात नहीं करेंगे। मैं इंडिया घूम रहा हूँ और सबसे पूछता हूँ, मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ, बोर हो जाते होंगे जो मेरी स्पीच बार बार सुनते हैं, पर ये सच है। मैं पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो लोग कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की रोटी, इज्जत की रोटी मिल जाए। जब मेरा बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, जब वो पढ़ने जाए तो अच्छे से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, AMU में पढ़े, JNU में पढ़े, IIT में पढ़े, एम्स में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो नौकरी मिल जाए। तो हमारी जो रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड है, यही डिमांड पिछले 70 सालों से कर रहे हैं, और ये डिमांड हमारी नहीं है, ये सबकी है, सब गरीबों की है। पर वो बात क्या करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, अली बजरंग बली की बात करेंगे, आपके कश्मीर की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, CAB की बात करेंगे, NRC की बात करेंगे। वो बात ये नहीं करेंगे कि हमने 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का पर ईयर का वादा किया था, ये बात ये नहीं करेंगे कि हमने कहा था कि 15 लाख रुपए आपको देंगे। इकोनॉमी डूब चुकी है, बिजनेस, जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। ग्राउंड लेवल पे जाइए, सिर्फ आप परेशान नहीं हैं, आपको आपकी परेशानी को दिखा के वो जो सारी परेशानियां हैं, जो इकोनॉमी की है, जो नौकरी नहीं मिल रही है, जो रोड नहीं दे पाए, जो हाउसिंग नहीं दे पाए, उन परेशानियों को वो छिपाते हैं इससे, ताकि आप पूछने ही ना रहे। भाई मॉब लिंचिंग क्यों होती है? मॉब लिंचिंग इज ऑर्गेनाइज क्राइम। एक भीड़ आती है जिसको सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि कैसे मारो। एक मर्डरर कोई वीडियो खुद बनाएगा नहीं, ये खुद बनाते हैं वीडियो, अपलोड करते हैं फेसबुक पे और अपने साहब को बताते हैं, क्योंकि जो दिल्ली में बैठा साहब है खुश होगा और वो बचाएगा भी, इसलिए मॉब लिंचिंग करते हैं। टू क्रिएट अ फियर साइकोसिस टू वन कम्युनिटी एंड टू क्रिएट अ सूडो यूफोरिया इन अदर कम्युनिटी। जो नेशनलिज्म की बात होती है वो एक्चुअली सूडो नेशनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सूडो हिंदुइज्म होती है। और हमारा सारा अपोजिशन जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व के पीछे छिप जाता है। तो बोलना पड़ेगा हम ही लोगों को, लड़ना पड़ेगा हम ही लोगों को। अभी आपने सुना होगा कि 2 महीने पहले मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। योगी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये कहा गया था कि डॉक्टर कफील हत्यारा है, डॉक्टर कफील करप्शन करता था, डॉक्टर कफील की वजह से सारे बच्चे मरे। उस कमेटी ने कहा नहीं, डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर था, डॉक्टर कफील ने अपने पैसे से सिलेंडर लाए, डॉक्टर कफील ने इतने बच्चों की जानें बचाई। तो योगी जी को लगा कि अब क्या करा जाए, अब कैसे फंसाया जाए इसको, तो इन्होंने मुझे फिर से सस्पेंड कर दिया है। अब कह रहे हैं कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं। तो हमने कहा कि इस जुल्म के दौर पे, इस जुल्म के दौर में जुबान खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? और आपको बता दूं कि ये सारे जो जितने हैं, चाहे ऊपर बैठे होते हैं, ये चेहरे हैं या आरएसएस की आइडियोलॉजी जो
नफरत फैलाने की है, बहुत सालों से शाखाओं में फैलाई जा रही है। हम ही एक जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, हमें एक समझना पड़ेगा। और आई विल अपील ऑल दी माई ब्रदर्स ऑफ सिस्टर्स ऑफ इंडियन हु believe in prosperous and united India that they should oppose this draconian law. हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को, कोई हम मुसलमानों को सिर्फ नहीं आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए कि भाई सिटीजनशिप जो है रिलीजन के बेसिस कैसे हो गया, ये कहां हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। वी आर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। These boundaries are created by the politicians for their sake only. लड़ाई आपको ही लड़नी है। अलीगढ़ को लीडर बनना होगा। सीरियसली बता रहा हूं, पूरे इंडिया में जैसे जेएनयू एक लीडर बन के शिप आता है, चाहे फीस के मामले में, चाहे किसी भी मुद्दे के मामले को लेके। कुछ सालों से मुझे तो लग रहा था अलीगढ़ सो रहा है, पर शायद इतने नौजवानों के चेहरे सामने देख के लग रहा है कि अब जागने का वक्त आ गया है और जाग चुके हैं। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये इससे हमें लड़ना पड़ेगा। ये और ये मैं बता दूं, कोई लड़ाई का मतलब है मारपीट नहीं करनी, डेमोक्रेटिक वे में लड़ना है, उसको उन्हीं के अंदाजों में लड़ना है। लोगों को बताना है कि एक तो जो हवा क्रिएट कर रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर में बंद कर देंगे कुछ लोग, उस बात को लोगों को समझाना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी अपनी सोच जो है सिर्फ लोकसभा विधानसभा तक के लिए रहती है। आपको नहीं पता है इस लॉ के लाने की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया की कितनी थू-थू हो रही है। आप ऐसे सोचो कि आपका पड़ोसी, कहते हो आपका पड़ोसी का जो नौकर है वो उसने चोरी की है, वो बदतमीज है, अब वो अब मेरे घर में आएगा, मैं उसको नौकरी दे दूंगा, तो आपके अपने पड़ोसी से संबंध कैसे रह जाते हैं? किसी इंसान को सिर्फ धर्म के नाम पे डिवाइड करना किस तरह से, कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? बहरहाल मेरे भाई भी मेरे साथ आया हुआ है अभी, शायद इधर कहीं चला गया। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई थी जहां पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। उसके बाद पुलिस जो है उसको एक गाड़ी में लाद के, जब उसको इमरजेंसी सर्जरी करके बुलेट्स निकालनी थी तो 4 घंटे घुमाते रहे। हमने एक बार दिल में सोचा कि या अल्लाह जो है आप क्यों इतनी आजमाइश ले रहे हो? मैं तो बच्चों को बचाने ही गया था। कभी आंसर नहीं आता था, पर शायद लगता है कि अल्लाह की कोई मसलहत रही होगी, अल्लाह आजमाइश ले रहा था। God must have some plan. That's why I'm here with you guys to convey one message that please be united. सबसे बड़ी जरूरत है साथ आ जाओ। छोटी छोटी जो चीजें हैं, आपस के झगड़े हैं, जो फिक्रे हैं, बहुत से, पता है आपको, अभी कल डिबेट में सुन रहे थे, किसी ने कहा कि पाकिस्तान के अहमदिया और शिया लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए था, तो यहाँ के मुसलमान आपस में ही लड़ने लगते, सब शिया बनने लगते कि बच लो, इसी बहाने सीएडी मिल जाएगा, या समझ रहे आप? इस तरह से ये डिवाइड करने के चक्कर है। तो प्लीज बी यूनाइटेड, और सिर्फ धर्म के, आप भी धर्म के नाम पे यूनाइट मत होइएगा। हम इंसान पहले हैं। हमें इस्लाम ने ये सिखाया है कि हमारा अमाल सही होना चाहिए, हमारी नीयत सही होनी चाहिए, और रास्ते आप चुनिए, अल्लाह आपको खुद ही मंजिल पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपके जो नॉन मुस्लिम दोस्त हों उन पे आप रीच करिए, उनके साथ बैठाइए, उनसे बात कीजिए और उनको बताइए कि नहीं, हम सिर्फ जो है साइकिल पंचर, फ्रिज, मोबाइल और 4 शादी करने वाले जिहादी पाकिस्तानी नहीं हैं, हम भी डॉक्टर हैं, हम भी इंजीनियर हैं।
हमारे साथ भी समय खाइए, बैठिए, ताकि जो दूरियां बनाई है, आपको बता दूं जो आरएसएस ने क्या किया कि इन्होंने स्कूल के, अब स्कूल तो आपको नाम तो सबको पता होगा, मुझे नाम नहीं लेने की जरूरत है, उस स्कूल के जरिए ये सिखाना स्टार्ट कर दिया कि जो जितने दाढ़ी वाले हैं ये बड़े गंदे होते हैं। ये सिर्फ चार पांच कैटेगरी बना दी उन्होंने। ये साइकिल पंचर बनाते हैं, ये फ्रिज बनाते हैं, ये चार शादी करते हैं, बहुत गंदगी से रहते हैं, ये पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, ये टेररिस्ट होते हैं। तो जब उनको देखता है, उनको दिखता है कि अरे ये टाई पहनने वाला एक डॉक्टर बच्चों की जान बचा रहा है, तो उनको लगता है अरे ये कौन सा जानवर आ गया। उनको पता नहीं रहता है, तो उनको कैसे बताओगे? उनको अपने साथ लेके आओ, उनको समझाओ कि हम भी इंसान है, हमसे बड़ा मतलब रिलीजन तो कोई हो ही नहीं सकता। ह्यूमैनिटी तो हमारे ही रिलीजन ने सिखाई है, सिविलाइजेशन तो हमारे ही रिलीजन ने सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बातें बहुत लंबी हैं, बस 3 बात में अपनी बात खत्म करूंगा। पहली कि सीएबी से कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सीएबी इज नथिंग टू डू विद अस। बस ये जरूर है कि ये एक ऐसा मोहरा है जिसके आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये देश आपका नहीं है, आप किराएदार हो। ये एक सिग्नल दे दिया गया है, बहुत बड़ा सिग्नल, और उसका रेमिफिकेशन वो उस थानेदार तक जाएगा जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। दूसरा ये कि यस, एनआरसी के लिए तैयार हो जाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ, अपने अम्मी अब्बू का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ। और ये बता दे रहा हूं कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड इज नॉट वैलिड एट ऑल। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो उन्होंने अभी बताए नहीं है, पर 4 डॉक्यूमेंट जो बहुत जरूरी है कि बर्थ सर्टिफिकेट, और खास कर ये जान लेना अपने अम्मी अब्बू का भी बनवाओ बर्थ सर्टिफिकेट। उनके नहीं मिलेंगे, तुम्हारे तो मिल भी जाएंगे। देन योर लैंड रिकॉर्ड्स, पंचायत से जो है, तुम्हारे सभासद से है, उनसे लिखवा के, वोटर आईडी कार्ड। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बना के रखिए। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई जितनी तुम्हारी जमीन है उतनी हमारी जमीन है। तुम्हारी औकात नहीं है जो हमसे छीन सको, तुम्हारी औकात नहीं है जो हमें डरा सको, तुम्हारी औकात नहीं है जो हमें हटा सको। 25 करोड़ है, ना तुम हमारे मामूली चीज से तुम हमें डरा सकते हो, ना तुम हमारे छोटे छोटे लॉ बना के डरा सकते हो। हमें साथ रहेंगे, हम एक साथ रहेंगे, हम यूनाइट रहेंगे, हम एक दीवार बन के रहेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है, हम तुम्हें बताएंगे ये हिंदुस्तान कैसे चलाया जाता है। तो डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। अल्लाह।